नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएससी का जो पेपर होना है 15 जून के आसपास, कंप्यूटर साइंस है। तो उसके बारे में हम इस पेपर में जितने भी टॉपिक कवर होते हैं वो करेंगे, प्लस उनसे रिलेटेड जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि हम इजिली एग्जाम्स को क्लियर। तो चलिए चलते हैं वीडियो में, टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहला जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, मैथमेटिकल लॉजिक एंड प्रोपोजिशनल प्रेडिकेट्स लॉजिक। तो इसमें जो प्रोपोजिशनल या प्रेडिकेट्स होते हैं ये फंडामेंटल होते हैं, ये मैथमेटिकल लॉजिक होता है जिसके अंदर हम फंडामेंटल ऑफ टॉपिक कवर करते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये जो फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं इनको इसमें कवर किया जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो गेट हो चाहे वो नेट हो, इन सब में इसको कवर किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक होता क्या है। तो हमारे पास अगर हम बात करें प्रोपोजिशनल लॉजिक की तो एक फॉर्मल सिस्टम होता है जो डील करता है प्रेपोजिशंस का मतलब होता है, अगर आप कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो क्या वो स्टेटमेंट कैसे है, तो इनका जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो किसकी फॉर्म में मिलेगा, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। ट्रू यानी कि ट्रू और फॉल्स, ये हमें इसका रिजल्ट हमें ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हमें मिलेगा। तो इसको अगर हम बेसिक कंपोनेंट की बात करें, जो प्रपोजिशंस होती है इट इज डिटेक्टिव। प्रपोजिशंस क्या होती है, ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है दैट आइदर इज ट्रू और फॉल्स। तो मैंने प्रोपोजिशन लॉजिक का जो मतलब है मैंने आपको बताया क्या होता है। ये एक तरह की स्टेटमेंट होती है। कैसे स्टेटमेंट होती है, डिक्लेरेटिव। ये आपके पास डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होगी। ये जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, इसका आउटपुट हमेशा दो फॉर्म में मिलता है, या तो वो ट्रू होगा या वो आपके पास या फॉल्स होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें, 2 + 2 = 4, इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू होगा। मैथमेटिकली बात करें तो 2 + 2 ऑलवेज क्या होता है, हमारे पास 4 होता है। अगर हम 3 + 3 की बात करें तो 6 होता है, तो ये भी आपके पास ट्रू होगा। अगर हम 5 + 5 की बात करें तो इसका रिजल्ट भी आपके पास 10 होगा, ये आपके पास ट्रू होगा। अगर मैं कहूं कि 5 + 5 = 9 है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास फॉल्स। तो हमारे पास फॉल्स और ट्रू की फॉर्म में आपके पास रिजल्ट आ गए। अगर मैं एक स्टेटमेंट की बात करूं, स्टेटमेंट द सन, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट। मैं कहूं कि अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ये आपके पास एक तरह से ट्रू स्टेटमेंट आ जाएगी। या फिर मैं एक स्टेटमेंट, अगर इसी तरह को कोई भी स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो अगर ट्रूथ है तो उस हमारे पास ट्रू की फॉर्म में रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अब हम बात करें कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जिसे हम लॉजिकल कनेक्टिव भी कहते हैं। बात करें तो हमारे पास ये देखिए, हमारे पास कुछ कनेक्टिव आ गए। सबसे पहले आता है नेगेशन, जिसे हम नेगेटिव भी कहते हैं, और नेगेटिव पी, इसका मतलब होता है नॉट पी, नॉट पी। दूसरी की बात करें, हमारे पास क्या है, कंजक्शन, जिसका मतलब होता है एंड ऑपरेटर, जिस तरह एंड ऑपरेटर, जैसे पी कंजक्शन क्यू। दूसरा होता है डिसजंक्शन, इसका मतलब होता है हमारे पास और, इसको लिखते हैं हम इस फॉर्म में। और इसके बाद होता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है पी एरो क्यू, इफ पी देन क्यू इज हैपेंड। और इसके बाद हमारे पास होता है, पांचवें की बात करें तो बाई कंडीशनल, पी अप्रोचेस टू, मतलब बाई डायरेक्शनल ऑपरेटर होता है, बाई डायरेक्शनल क्यू, इफ पी, इफ एंड ओनली इफ क्यू इज हैपेंड। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं। अगर नॉट की बात करें तो नेगेशन होता है नॉट। अगर मान लीजिए हम नेगेशन ऑफ पी की डिफाइन करेंगे, तो अगर पी इज इक्वल टू हैपेंड है, कुछ भी इवेंट हैपेंड होगा, और नेगेशन ऑफ पी का मतलब है कि वो नॉट हैपेंड, कोई इवेंट हैपेंड नहीं होगा। तो ये इसका डिफरेंस है जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें हम कंजक्शन की। कंजक्शन जो होता है, ये टू प्रोपोजिशन ट्रू इफ बोथ आर ट्रू। अगर कंजक्शन ट्रू होगा, अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी तो ही ये इसका रिजल्ट आपके पास ट्रू होगा। डिस्टिंक्शन में अगर कोई एक भी ट्रू हो गई, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गई, तो आपके पास रिजल्ट आपके पास ट्रू मिलेगा। दोनों की दोनों फॉल्स होंगी, उसी केस में आपके पास रिजल्ट आपके पास इसके अंदर फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हमेशा ट्रू ही रिजल्ट मिलेगा। कंजक्शन में आपके पास अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपके पास रिजल्ट हमेशा फॉल्स की फॉर्म में मिलेगा। अब इंप्लीकेशंस की बात करें, इफ देन तो P अप्रोचेस टू Q, P इंप्लीकेशन Q इज फॉल्स। कब फॉल्स होगा, ओनली व्हेन P इज ट्रू, व्हेन P इज ट्रू
एंड क्यू इज फॉल्स, उसी केस में आपको ये फॉल्स की फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा मिलेगा अदरवाइज ये आपको फॉल्स की फॉर्म में रिजल्ट नहीं देगा। अगर हम इंप्लीकेशन के एग्जांपल की बात करें, इंप्लीकेशन के एग्जांपल की बात करें तो इसका एक एग्जांपल होता है, इफ इट रेन बी देन ग्राउंड इज वेट, यानी कि रेन होगी तो ही ग्राउंड गीला होगा। ये फेल होगा इफ रेनिंग बट ग्राउंड इज नॉट वेट। अगर ये फॉल्स कब होगा, रेनिंग हुई बट द ग्राउंड इज नॉट वेट, तो इस केस में ये कंडीशन फॉल्स होगी, अदरवाइज आपके पास ट्रू रहेगी। अब हम बाई डायरेक्शनल की बात करें, बाई कंडीशनल की बात करें, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। डिस्कस पहले भी इसके डिस्कस, अगर अब आप इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, अब हम इसके नेगेशन के ट्रुथ टेबल की बात करें, इसका जो ट्रुथ टेबल बनता है वो आपके पास इस तरह बनता है। अगर ये P है, नेगेशन ऑफ P क्या होगा आपके पास, अगर ये ट्रू है तो इसको आपको ये फॉल्स मिलेगा, ये फॉल्स है तो ये आपको ट्रू मिलेगा, तो इसको हम नेगेशन टेबल कहते हैं। नेगेशन ऑफ P अगर ट्रू है तो P इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, फॉल्स। अगर हमारे पास P ट्रू है देन नेगेशन ऑफ P क्या होगा हमारे पास, फॉल्स होगा। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। अगर इसके कुछ एग्जांपल की बात करें, P इज सनी तो क्या होगा, नेगेशन ऑफ P क्या होगा, इट इज नॉट सनी। तो आपके पास क्या होगा, इट इज नॉट सनी, तो ये आपके पास नेगेशन का। अगर P की बात करें, इट इज नॉट सनी, तो क्या नेगेशन ऑफ P क्या होगा आपके पास, इट इज सनी। तो ये आपके पास बेसिक डिफरेंस है। ये आपके पास कुछ एग्जांपल थी। इसके बाद हम नेगेशन को यूज कहां करते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन और नेगेशन विद अदर कनेक्टिव्स। जैसे कि आप किसके साथ यूज कर सकते हो, आप इन कंजंक्शन के साथ और इन डिसजंक्शन के साथ आप इन्हें यहां पर यूज कर सकते हैं। अगर मैं नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q लिखूंगा तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन हमेशा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिसजंक्शन में, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं डिसजंक्शन की बात करूं, P डिसजंक्शन Q, तो क्या होगा हमारे पास, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। तो ये आपके पास इसको और नेगेशन को आप अदर कनेक्टिव के साथ यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल थे जिन्हें आपने देखा। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन के बारे में, जो कि आपके पास ये देख सकते हैं, कंजंक्शन का मतलब होता है एंड ऑपरेटर। अगर P इज रेनी एंड Q इज क्लाउडी तो कंपाउंडिंग स्टेटमेंट ट्रू होगी, रेनिंग एंड क्लाउडी इज एंड इट इज क्लाउडी। अगर मान लीजिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है, P इज इक्वल, पहली स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग, और Q जो स्टेटमेंट है हमारे पास इट इज क्लाउडी। तो अब हमारे पास अगर हम P कंजंक्शन Q करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इट इज रेनिंग एंड इट इज क्लाउडी। तो ये आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगी। अगर मैं इसके ट्रुथ टेबल की बात करूं तो हमारे पास P Q, P कंजंक्शन Q, P डिसजंक्शन Q। ट्रू ट्रू ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, ट्रू। डिस कंजंक्शन की फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, ट्रू ट्रू हमें हमेशा ट्रू मिलेगा, ट्रू फॉल्स हमें हमेशा फॉल्स मिलेगा, फॉल्स ट्रू हमेशा फॉल्स मिलेगा, और फॉल्स फॉल्स हमेशा फॉल्स मिलेगा। अगर मैं डिस्टिंक्शन की बात करूं तो ट्रू ट्रू हमेशा ट्रू ही मिलेगा, ट्रू फॉल्स हमेशा ट्रू मिलेगा, फॉल्स ट्रू हमेशा ट्रू मिलेगा, और फॉल्स फॉल्स के केस में हमें इसमें फॉल्स आउटपुट मिलेगा। इसके कंजंक्शन के एग्जांपल की बात करें, एक और एग्जांपल की बात करें, P इज इक्वल टू इट इज स्नोइंग एंड Q जो स्टेटमेंट है आपके पास इट इज दिसंबर। अगर मैं P कंजंक्शन Q करूंगा तो इट इज
snowing and it is December। तो ये आपके पास कंजक्शन का आउटपुट हो गया। दूसरे एग्जांपल एक और एग्जांपल की बात करें, पी के स्टेटमेंट, पी आई विल गो टू द जिम। और क्यू की बात करें तो क्यू स्टेटमेंट है आई विल ईट हेल्थी। अगर मैं पी कंजक्शन क्यू करूंगा तो हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा, आई विल गो टू जिम एंड आई विल ईट हेल्थी। ये आपके पास एग्जांपल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिजक्शन के बारे में। अगर एक स्टेटमेंट हमारे पास P इज इक्वल टू इट इज रेनिंग एंड Q जो स्टेटमेंट है उसका इट इज स्नोइंग, तो जो इसका हम कंबाइन करेंगे P इस जंक्शन Q, जो हमारे पास स्टेटमेंट आएगी इट इज रेनिंग और इट इज स्नोइंग, यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन हैपेंड हो रही होगी तो आपके पास आउटपुट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज नहीं है। आइदर रेनिंग हो रही होगी और स्नोइंग हो रही होगी और बोथ कंडीशन इज ट्रू, या तो दोनों में दोनों भी हो रही होगी। तो यहां हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी, या तो रेनिंग हो रही होगी या फिर स्नोइंग हो रही होगी, या रेनिंग एंड स्नोइंग दोनों ही हो रही होंगी, तो ही हमारे पास आउटपुट ट्रू मिलेगा। पी एक और एग्जांपल की बात करें, आई विल, तो क्यू की जो स्टेटमेंट है आई विल स्टे एट होम। अगर मैं P इस डिसजंक्शन क्यों करूंगा तो आई विल गो टू दी मूवी और आई विल स्टे एट होम, यानी कि दोनों, या तो मैं मूवी जाऊंगा या मैं घर रहूंगा, या फिर तो आपके पास तभी आपके पास आउटपुट मिलेगा। अगर हम इंप्लीकेशन की बात करते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इसका मतलब होता है इफ देन कंडीशन की तरह, तो हम इसको इफ देन कंडीशन की तरह लिखते हैं। तो अगर P एक स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग, क्यों अगर स्टेटमेंट है द ग्राउंड इज वेट, इसका मतलब है P implies Q means it is raining then ground is wet। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई P implication Q। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगी तो सेकंड स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपके पास ऑलवेज ट्रू होगी। अगर हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करें, P implication Q, P implication Q, true, false, true, false। तो इसका जो आउटपुट मिलेगा आपके पास, हमें मिलेगा ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया, P implication, अगर P ट्रू है तो Q ऑलवेज ट्रू होगा। P ट्रू है, अगर Q फॉल्स हो गया तो हमें फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो हमें आपके पास हमेशा ट्रू रिजल्ट मिलेगा, और पहला फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स कंडीशन आई तो हमारे पास ट्रू रिजल्ट मिलेगा। इट इज हॉलीडे एंड Q जो स्टेटमेंट है द स्टोर इज क्लोज्ड, तो P एम्प्लॉइज Q जो होगा तो क्या होगा, हमारे पास कंडीशन क्या होगी, इफ it is a holiday then store is closed। तो आपके पास ये कंडीशन बनेगी, अगर हॉलीडे है तो देन स्टोर क्लोज्ड होगा। अगर ये ट्रू है तो ये हमेशा ट्रू ही होगा, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा, ये फॉल्स है तो आपको रिजल्ट हमेशा ट्रू की फॉर्म में ही मिलेगा। एक और एग्जांपल की बात करते हैं, P I study hard, Q स्टेटमेंट I will pass the exam, I will pass exam। अगर P implies Q करेंगे
I study, if I study hard, then I will pass exam। ये आपके पास P implication Q आ जाएगा। अगर बात करें हैं P implies Q, Q is true regardless of value of Q। ये डिपेंड नहीं करता, अगर P ट्रू है तो Q हमेशा ट्रू होगा ही होगा। ये कोई डिपेंड नहीं करता कि if ट्रू है या फॉल्स है। वैक्यूम कंडीशन की बात करें, वैक्यूम कंडीशन का मतलब होता है अगर P इज इक्वल टू फॉल्स है तो ये डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन Q। आपको हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? आपको ट्रू मिलेगा। अगर हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करें, अगर हम कन्वर्स रिलेशन की बात करें, P इंप्लाइज Q और Q इंप्लॉइज P, दोनों सेम नहीं हो सकते, ट्रू आपको नहीं मिलेगा। अगर हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करें, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मींस नेगेशन, इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ये ट्रू मिलेगा किस कंडीशन में? Q इज फॉल्स, देन P इज आल्सो फॉल्स। तो आपको ये चौथे केस में आपको जब ट्रूथ टेबल दिखाया गया था वहां पे आपको ये ट्रू मिला था। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे, 3 वैक्यूम के केसेस में, कन्वर्स के केसेस में, कन्वर्स कंडीशन और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के केसेस में। अब हम बात करते हैं बाय कंडीशनल की, जो एक लॉजिकल कनेक्शन होता है दैट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन टू प्रोपोजिशन के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश करता है। अगर हम बात करें इट इज रेनिंग देन ग्राउंड इज वेट, मीन अगर हम कंडीशन दोनों हैपेंड होंगी तभी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन अप्लाई होगा। अगर हम टेबल की बात करें, अगर इसका हम ट्रूथ टेबल की डिफाइन करें तो हमारे पास क्या है? P बाय कंडीशनल Q को ट्रूथ मिलेगा, ट्रू फॉल्स ट्रूथ हमेशा आपको ट्रूथ मिलेगा और फॉल्स हमेशा आपको ट्रूथ मिलेगा। इन कंडीशंस में, दोनों कंडीशन में आपके पास रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। इफ ओनली इफ का मतलब है बोथ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो आपके पास रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू और फॉल्स हो गई या फॉल्स और ट्रूथ हो गई तो आपको रिजल्ट हमेशा फॉल्स मिलेगा। इसे हम बाय कंडीशनल कहते हैं। एक एग्जांपल की बात करें, ए शेप इज ट्रायंगल, Q शेप हैज 3 साइड। तो अगर P बाय कंडीशनल Q करूंगा तो A shape is triangle if and only if it has 3 sides। अगर उसमें 3 साइड्स होंगी तो आपके पास ये कंडीशन ट्रू होगी। आई पास द ड्राइविंग टेस्ट, क्यों कंडीशन हमने ली? आई रिसीव अ ड्राइवर लाइसेंस। I pass the driving test if and only if I receive a driver license। तो आपके पास ये इंप्लीमेंट कंडीशन होगा। बाय कंडीशनल आप इस तरह प्रूफ कर सकते। ये बेसिकली ये ज्योमेट्रिक लॉजिक के लिए या लॉजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए आपके पास यूज किया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे हमने ट्रूथ, ये देख सकते हैं ट्रूथ टेबल आपके पास सारे के सारे आपके पास हमने यहाँ पे शो किए हैं। ये देख सकते हैं आपके पास ट्रू, अगर आपके पास ट्रू P एंड Q, तो अगर नेगेशन ऑफ P क्या होगा? फॉल्स ट्रू, यानी कि अपोजिट। अगर हम कंजक्शन की बात करें, ट्रू फॉल्स हमेशा फॉल्स। डिस्टिंक्शन की बात करें तो ट्रू ऑलवेज ट्रू फॉल्स ऑलवेज ट्रू, फॉल्स ट्रू ऑलवेज ट्रू, और फॉल्स हमारे पास आपके पास ट्रू फॉल्स मिल गया। P इंप्लीकेशन की बात करें, ट्रू ऑलवेज ट्रू मिलेगा, ट्रू फॉल्स अगर पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी हमेशा फॉल्स है तो हमें रिजल्ट हमेशा फॉल्स में ही मिलेगा। पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। दोनों फॉल्स हैं उस केस में भी हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। बाय कंडीशनल की बात करें जिसे हम इफ एंडली इफ की बात कहते हैं तो ट्रू हमेशा रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। फॉल्स अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है या नेगेशन है तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें रिजल्ट फॉल्स की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं आपका कुछ लॉज के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो प्रीपोजिशन लॉजिक में आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
कॉन्स्टेंट लॉ के बारे में, कॉन्स्टेंट लॉ के बारे में। इस लॉ में आपको क्या दिया है, पी डिसजंक्शन पी करोगे तो ऑलवेज रिजल्ट आपके पास ट्रू मिलेगा, पी कंजंक्शन पी करोगे तो आपके पास रिजल्ट आपके पास ट्रू मिलेगा। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें, पी क्यू, अगर मैं यहां पर आपके पास पी डिसजंक्शन पी करूं और पी कंजंक्शन पी करूं तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, ये भी पी है, ट्रुथ ऑलवेज रिजल्ट ट्रू मिलेगा, ये भी ट्रू मिलेगा। तो ये आपके पास आइडेम्पोटेंट लॉ आपके पास ट्रू हो जाता है। दूसरी की बात करें कॉम्यूटेटिव लॉ, तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ऑर्डर ऑफ प्रोपोजिशन डू नॉट इफेक्ट द आउटपुट, यानी कि अगर इनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे आउटपुट पर। पी डिसजंक्शन क्यू डज नॉट इफेक्ट द आउटपुट क्यू डिसजंक्शन पी, या पी कंजंक्शन क्यू डज नॉट इफेक्ट द क्यू कंजंक्शन पी, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मान लीजिए पी इज इक्वल टू ट्रू है और क्यू इज इक्वल टू हमारे पास फॉल्स है, तो आउटपुट हमें सेम ही मिलेगा। ये हमारे पास क्या मिलेगा, चाहे आप ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स करें तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, या फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू करें तो भी रिजल्ट आपके पास ट्रू मिलेगा। ट्रू कंजंक्शन फॉल्स करें तो रिजल्ट हमेशा फॉल्स मिलेगा, और फॉल्स कंजंक्शन ट्रू करें तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा फॉल्स ही मिलेगा। तो ये हमारे पास आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसे हम कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अगला है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, यानी कि जिसपे एसोसिएटिव लॉ शो करता है ग्रुपिंग ऑफ प्रीपोजिशन डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ लॉजिकल और एंड ऑपरेटर, यानी कि और एंड ऑपरेटर के उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ग्रुपिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये देखिए यहां पे ग्रुपिंग थी, पी डिसजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर, पी डिसजंक्शन ब्रैकेट क्यू डिसजंक्शन आर, सेम होगा रिजल्ट हमारे पास। पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर, ऑलवेज रिजल्ट हमारे पास ग्रुपिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, शो द कंजंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर डिस्टिंक्शन, तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अगर हम बात करें पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन आर की बात करें तो हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा, पी कंजंक्शन क्यू और डिसजंक्शन पी कंजंक्शन आर, तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। नेक्स्ट की बात करें डी मॉर्गन थ्योरम की बात करें, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, ये कंजंक्शन को डिसजंक्शन में चेंज कर देगी, कंजंक्शन को इसमें चेंज कर देगी, डिसजंक्शन को और वाइसो वर्सा, और डिसजंक्शन को कंजंक्शन में आपके पास चेंज कर देगी। तो ये देख सकते हैं आपके पास इसने नेगेशन लगाया, नेगेशन कंजंक्शन डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो गया और डिस्टिंक्शन कंजंक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो आपके पास ये थ्योरम, तो डी मॉर्गन थ्योरम भी आपके पास ट्रूथ हो गई। अब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहती है, अब्जॉर्ब कर देना, तो आप देख सकते हैं पी कंजंक्शन डिस्टिंक्शन पी कंजंक्शन क्यू इज ऑलवेज पी ऑलवेज प्री। अगर हम इसको ट्रूथ टेबल की फॉर्म में, अब हम यहां पर करते हैं, सबसे पहले इनर लूप को करते हैं, पी कंजंक्शन क्यू और पी डिस्टिंक्शन पी कंजंक्शन क्यू, हमें यही आउटपुट चाहिए, तो पहले हम इनर को सॉल्व करेंगे फिर आउटर को सॉल्व करेंगे। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, पी कंजंक्शन क्यू ट्रू ऑलवेज ट्रू, फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स। अब इसको पी के साथ करना है, ट्रू ट्रू यूनियन ऑलवेज ट्रू, ट्रू फॉल्स ऑलवेज ट्रू, फॉल्स ट्रू ऑलवेज फॉल्स, फॉल्स ऑलवेज फॉल्स एंड फॉल्स ऑलवेज फॉल्स। तो ये जो देख रहे हैं ये इक्वल टू पी के ही, देखिए ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, तो ये आपके पास ट्रू हो गया, इक्वल टू पी हो गया। अब अगले पे बात करें हम, इसी टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, पी यूनियन क्यू, पी इंटरजेक्शन पी कंजंक्शन पी डिसजंक्शन क्यू, तो पी डिसजंक्शन क्यू पी कंजंक्शन पी डिसजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन क्यू
का आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू ट्रू ट्रू, और आपके पास फॉल्स आ गया। अब P डिस्जंक्शन, P कंजंक्शन, P डिस्जंक्शन क्यू का अगर आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, और फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये भी इक्विवेलेंट किसके आ गया हमारे पास, P के। P क्या है हमारे पास, ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट, तो ये आपके पास एब्जॉर्प्शन लॉ आ गया। तो हमने इसको भी, एब्जॉर्प्शन लॉ को भी हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब हम कुछ गेट के क्वेश्चन के बारे में जो आपके पास पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज टोटोलॉजी। एग्जाम्पल ऑफ टोटोलॉजी कौन कौन सा है। टोटोलॉजी जो होती है हमारे पास एक लॉजिकल स्टेटमेंट होती है दैट ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। टोटोलॉजी का मतलब है जो हमेशा रिजल्ट आपके पास ट्रू ही मिलेगा। देखिए अगर ये ट्रू है, इसका नेगेशन ट्रू है, हमेशा ही ट्रू मिलेगा आपके पास यूनियन। मान लीजिए ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो रिजल्ट ट्रू, ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास आपके पास ट्रू हो जाएगा। टोटोलॉजी का मतलब होता है कि जो रिजल्ट हमेशा पास ट्रू आए तो हमें उसमें रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट। तो टू डिटरमाइन द स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी वी एनालाइज द लॉजिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम इसके लॉजिकल स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन पे आउटपुट पे हम पहुंचेंगे। देखिए अगर हम P की बात करें, P डिस्जंक्शन Q की बात करें, P डिस्जंक्शन P की बात करें, तो आपके पास क्या होगा, मान लीजिए ये ट्रू है, डिस्जंक्शन ये ट्रू, इंटरसेक्शन P करेंगे, नेगेशन ऑफ P करेंगे तो ये हमारे पास फॉल्स होगा, रिजल्ट ऑलवेज ट्रू। मान लीजिए P फॉल्स हो जाएगा तो नेगेशन ऑफ डिस्जंक्शन ये ट्रू हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू ही मिलेगा। दूसरी स्टेटमेंट पर चलते हैं, P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P, अगर ये ट्रू है, कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P फॉल्स हो जाएगा हमारे पास, तो आउटपुट हमेशा फॉल्स मिलेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। इसकी बात करें, P इंप्लाइज P डिस्जंक्शन Q, अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास एक तरह का आपके पास ट्रू भी रिजल्ट मिल जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो ये हमारे पास फॉल है, तो हमारे पास जो ऑलवेज ट्रू होगा हमारे पास जो आउटपुट होगा वो हमारे पास A होगा। आइडेंटिफाई द लॉजिकल इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन फॉर P इंप्लीकेशन Q। P इंप्लीकेशन Q की बात करें तो हमारे पास क्या, इसका एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास कि हमेशा अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू मिलना चाहिए, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, या तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। ट्रूथ टेबल की बात करें, अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अगर इंप्लीकेशन की बात करें, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, बाकी सारे आपके पास ट्रू हो गए। अगर हम बात करें P, ये P हो गया और ये आपके पास Q हो गया। तो नेगेशन ऑफ P की बात करें, नेगेशन ऑफ Q ओवरऑल, नेगेशन ऑफ Q डिस्जंक्शन Q, नेगेशन ऑफ P डिस्जंक्शन Q। उसके बाद हम बात करें P डिस्जंक्शन Q, P कंजंक्शन Q, नेगेशन ऑफ Q डिस्जंक्शन P और नेगेशन ऑफ P डिस्जंक्शन। अगर हम इसके आउटपुट की बात करें, नेगेशन ऑफ P क्या होगा हमारे पास, फॉल्स, डिस्जंक्शन Q, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल जाएगा, हमारे पास ट्रू, ये हमारे पास फॉल्स, ये हमारे पास फॉल्स, ये हमारे पास ट्रू। इस क्वेश्चन में क्या काम करना है हमने कहा, आइडेंटिफाई द लॉजिकली इक्विवेलेंस एक्सप्रेशन ऑफ P इंप्लाइज Q। तो चलिए पहले हम टेबल बना लेते हैं, P एंड Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसका नेगेशन करेंगे ऑफ P तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और नेगेशन ऑफ Q करेंगे तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। यहाँ ट्रू फॉल्स था, यहाँ पे फॉल्स ट्रू आ गया। अब P इंप्लाइज Q की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन आता है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अगर हम नेगेशन ऑफ P डिस्जंक्शन या यूनियन करते हैं तो हमारे पास ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, तो ये जो मैच होता है ये इसके साथ हमारे पास मैच रिजल्ट होता है, बाकी सारे रिजल्ट हमारे पास मैच नहीं होते। तो हमारे पास जो आउटपुट हो गया हमारे पास A, ये हमारे पास लॉजिकल इक्विवेलेंस हमारे पास आउटपुट आ गया। प्रेडिकेट लॉजिक को हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कहते हैं। इसमें हम क्वांटिफायर और प्रेडिकेट को इंट्रोड्यूस करते हैं लॉजिकली की फॉर्म में। प्रेडिकेट जो होता है फंक्शन होता है जो कि आर्गुमेंट टेक करता है और रिटर्न करता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आपको रिजल्ट आउटपुट देता है। P ऑफ x, एक एग्जांपल दिया है, P ऑफ x डिनोट x इज अ प्राइम नंबर। अब इसमें अगर हम 2 डालें, इज ट्रू, 4 इज फॉल्स। 2 इज अ प्राइम नंबर बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। जो प्रेडिकेट होती है, स्टेटमेंट होती है दैट कंटेन द वेरिएबल एंड बिकम अ प्रपोजिशन व्हेन वेरिएबल आर रिप्लेस विद स्पेसिफिक वैल्यू, तो हमें एक रिजल्ट देता है। तो ये आपके पास जो x है ये आपके पास एक वैल्यू रिप्लेस करेंगे और अकॉर्डिंग टू दिस हम इसमें से एक रिजल्ट देंगे, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में रिजल्ट हमारे पास देंगे। प्रेडिकेट कैन बी
क्वांटिफाई टू मेक द जर्नल स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो एक जर्नल स्टेटमेंट देता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिफाई। तो प्रेडिकेट क्वांटिफाई करता है टू मेक द जर्नल स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्ट, तो उसके हम क्या कहते हैं, क्वांटिफायर। हमारे पास दो तरह के क्वांटिफायर है। पहला होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, जिसे कहते हैं हम फॉर ऑल, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर ऑल। ये हमारे पास क्वांटिफायर है। फॉर ऑल x इज इवन, x इज डिविजिबल बाय 2, हमेशा ट्रूथ ही मिलेगा। अगर कोई इवन नंबर है वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, 4, 6, 8, 10, कुछ भी हो सकता है। आपके पास कुछ भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए 4 डिवाइडेड बाय 2, ऑलवेज डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, ऑलवेज आउटपुट मिलेगा तो इफ n इज इवन नंबर, तो ये आपके पास आउटपुट आपके पास हो जाए। तो ये फॉर ऑल स्टेटमेंट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम बात करें एक स्टेटमेंट फॉर ऑल x, p ऑफ x, इसका मतलब क्या है, मींस p is true for all x, जो p होगा वो ट्रू होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। दूसरा की बात करें, दूसरे क्वांटिफायर की बात करें तो हमारे पास होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे e की तरह। तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, इसका मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट x is greater than 100 and x is prime। तो ये आपके पास कंडीशन लग गई। इसके कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा। अगर हम लिखें देयर एग्जिस्ट x, p ऑफ x मींस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1x such that p is true। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1x such that p is true, मतलब एटलीस्ट 1 वैल्यू तो जरूर एग्जिस्ट कर रही हो। इसका फॉर ऑल का मतलब होता है ऑल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और देयर एग्जिस्ट का मतलब है ओनली 1 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। कुछ यूनिवर्सल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। कुछ यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। फॉर ऑल x, p ऑफ x implies q ऑफ x। तो हमने दिया है p ऑफ x ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, for every value of x, if p of x is true then q of x is also true। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल। अगर हम इसको डिफाइन करें, ऑल ह्यूमन इज मॉडल। p ऑफ x इज ह्यूमन एंड q ऑफ x इज मॉडल। तो ये आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी। तो इस स्टेटमेंट को इस तरह लिखते हैं, q ऑफ x इज इक्वल टू एंड q ऑफ x इज इक्वल टू, इस तरह लिखी जाएगी। अब एक और स्टेटमेंट की बात करते हैं। देयर एग्जिस्ट x, p ऑफ x कंजक्शन q ऑफ x। तो अभी स्टेटमेंट को दिखाना है। देयर एग्जिस्ट एन एक्स, देयर एग्जिस्ट एन एक्स सिंगल वैल्यू सच दैट p ऑफ x इज ट्रू एंड q ऑफ x इज, तो आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई। तो इसका मीनिंग जो था वो ये आपके पास डिफाइन कर दिया। अब इसको अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, इसको अगर एक और एग्जांपल, देयर एग्जिस्ट नहीं, दोबारा पढ़ देते हैं। देयर इज एट लीस्ट वन पर्सन हु इज बोथ ए म्यूजिशियन एंड एन आर्टिस्ट। यानी कि देयर इज एट लीस्ट वन पर्सन हु इज बोथ ए म्यूजिशियन एंड एन आर्टिस्ट। तो ये आपके पास इस स्टेटमेंट का मीनिंग था। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, कंबाइनिंग दी क्वांटिफायर। अब हम यहाँ पे क्वांटिफायर्स को कंबाइन करेंगे। तो स्टेटमेंट लिखता हूं मैं। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट x, p ऑफ x कॉमा y। तो आपके पास यहाँ x की जगह y आएगा। फॉर ऑल y और फॉर ऑल x एंड देयर एग्जिस्ट y p ऑफ x y। इस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है, every x there exists a y such that of x y true। तो आपके पास इस तरह इस स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया।
इसको लिखें, एवरी स्टूडेंट हैज अ नोटबुक। हर स्टूडेंट के पास एक नोटबुक होगी, एटलीस्ट वन तो होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती। अब हम बात करते हैं नेगेशन क्वांटिफायर की। हमारे पास जो है ये देख सकते हैं आपके पास नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर। इन इंपॉर्टेंट थ्योरम में जो प्रेडिकेट लॉजिक की जो यूज की जाती है, इनको हम काफी तरह यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं, इनको सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट है, ये देखिए, नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। इसको अगर हम इज इक्वलेंट टू, किसके इक्वलेंट होगी, फॉर ऑल एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, इट इज नॉट ट्रू, अगर इट इज नॉट ट्रू दैट पी होल्ड फॉर ऑल एक्स। तो इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल एक्स, इट इज नॉट ट्रू दैट पी होल्ड फॉर ऑल एक्स। अगर इसको हम इक्विवेलेंट ऑपरेशन में डिफाइन करें तो क्या होगा, हियर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स सच दैट पी डज नॉट होल्ड। ये जो स्टेटमेंट थी ये इसकी थी, और ये जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हमारे पास ये आ गई, हियर इज नॉट ट्रू दैट पी होल्ड फॉर ऑल एक्स। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट आ गई, तो ये आपके पास स्टेटमेंट आ गई। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट, फॉर ऑल एक्स। देयर एग्जिस्ट किस में कन्वर्ट होगा, फॉर ऑल एक्स में, नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ये आपके पास डिफाइन होगा। अगर हम इसको डिफाइन करें, इट इज नॉट ट्रू दैट देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी होल्ड। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर एवरी एक्स पी डज नॉट होल्ड। तो ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन थी जो नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंप्लीकेशन के बारे में। आपको पता है कि P ऑफ X implies implication Q of X only false only if Q of X is false and P of X is true। एक ही कंडीशन है जब ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ऑल अदर कंडीशन में आपके पास ट्रू होता है। अगर ये ट्रू है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो ये ट्रू होगा, यही पर सिर्फ फॉल्स होगा, बाकी सारे केसेस में आपके पास ये ट्रू होगा इंप्लीकेशन के केसेस में। तो इसमें से कुछ यूनिवर्सल इंप्लीकेशंस की बात करते हैं। फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इंप्लीकेशन क्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब है पी ऑफ एक्स ट्रू, देन क्यू ऑफ एक्स इज आल्सो ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। और अगर हम देयर एग्जिस्टेंट क्वांटिफायर की बात करें, देयर एग्जिस्ट एक्स P of X implication Q of X. So there exists at least one value of X such that if P of X is true then Q of X is also true। तो ये आपके पास एक एग्जांपल हो गया जिसको आप इसे लिख सकते हैं। इसको अगर आप लॉजिकली इक्विवेलेंट लिखना चाहते हो तो हम क्या सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स डिसजंक्शन क्यू ऑफ एक्स। ये इक्विवेलेंट ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसके इंप्लीकेशन को ट्रुथ टेबल मैंने बता दिया था आपको, तो ये आपके पास जो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर प्रेडिकेट लॉजिक, ये आपके पास एक इक्विवेलेंट यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन आ चुकी है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो 2019 के गेट के क्वेश्चन में आया था, फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इंप्लीकेशन क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्रू। तो ये आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर की फॉर्म में आपके पास यहाँ पे आंसर आउटपुट हो गया। तो ये आपके पास जो आउटपुट है ये आपके पास डी आंसर है। और एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट नेगेशन ऑफ दिस। अगर इसके करेक्ट नेगेशन की बात करें, अब ये जो फॉर ऑल ऑफ एक्स है ये किस में कन्वर्ट होगा, हमने पीछे देखा था, फॉर ऑल एक्स P of X कंजक्शन Q of X। अगर मैं इसका नेगेशन करूंगा तो फॉर ऑल ऑफ एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट। अब ये जब भी मैंने बताया था
कंजक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्टिंक्शन में, और यहाँ पे सबके आगे क्या आपके पास आ जाएगा, नेगेशन आ जाएगा। तो कौन सा आंसर है आपके पास, देयर एग्जिस्ट में दो ही, ये फॉर ऑल तो कैंसिल हो गए, तो देयर एग्जिस्ट दो है, इसमें कंजक्शन था तो डिस्टिंक्शन वाला दोनों में से कौन सा ये है, तो बी आपका आंसर हो गया। ये थे उनके बारे में थोड़ा सा एग्जांपल है, मैं आपको कुछ और भी लॉज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए तो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें है आप देख सकते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहती है आपके पास, ऑलवेज ट्रू होगा, आप चाहे पी इंटरजेक्शन पी करें, पी यूनियन पी, चाहे आप पी कंजक्शन पी करेंगे तब भी आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, पी कंजक्शन ट्रू करेंगे तो भी आपके पास ट्रू मिलेगा, पी डिस्टिंक्शन फॉल्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपके पास रिजल्ट हमेशा पी ही मिलेगा, पी डिस्टिंक्शन पी भी करेंगे तो आपके पास पी ही मिलेगा। डोमिनेंस लॉ में भी सेम ही होगा, डोमिनेशन लॉ में भी आपके पास सेम होगा, आइडोपेंट लॉ में भी आपके पास सेम होगा। डबल negation अगर आपके पास negation ऑफ p है, अगर आप इसे negation अगेन करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, p ही मिलेगा। कॉम्पिटिटिव लॉ, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप p डिस्टिंक्शन क्यों लिखें या क्यू डिस्टिंक्शन p लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, p कंजक्शन क्यों लिखें या p क्यू कंजक्शन p लिखें, ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लॉ आपके पास ग्रुपिंग को डिफाइन करता है, ग्रुपिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपके पास आउटपुट में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपके पास, इसमें भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अगर आपके पास यूनियन, आपके पास पहला है p इंटरजेक्शन p कंजक्शन q डिस्जंक्शन r इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, p कंजक्शन q डिस्जंक्शन p कंजक्शन r, ये भी आपके पास इक्विवेलेंट होगा। डी मॉर्गन्स लॉ पहले बताया था, वो क्या करेगा, कंजक्शन को डिस्टिंक्शन में और डिस्टिंक्शन को कंजक्शन में आपके पास कन्वर्ट कर देगा। एब्जॉर्प्शन लॉ एब्जॉर्ब कर लेता है, डिस्टिंक्शन p कंजक्शन q ऑलवेज हमेशा p ही होगा, p कंजक्शन p डिस्टिंक्शन q ऑलवेज हमेशा p ही होगा। तो आपके पास इंप्लीकेशन लॉ है, इंप्लीकेशन में पहले भी बता चुका, फिर भी मैं बता देता हूं, q को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ p डिस्टिंक्शन q। अगर आप इंप्लीकेशन या बाय कंडीशन यूज करते हैं, q यूज करते हो तो आप इसे क्या लिख सकते हो, p इंप्लाइज q कंजक्शन q इंप्लाइज p, इंप्लीकेशन p हो गया। अब इसको आप ये सेम ही लिख सकते हैं, p नेगेशन ऑफ p डिस्जंक्शन q कंजक्शन नेगेशन ऑफ q डिस्जंक्शन ऑफ p। अब इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास इस तरह भी आप लिख सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो, इसके इक्विवेलेंट भी हो गई। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मैंने पहले बताया था, अगर नेगेशन दोनों की तरफ यूज कर सकते हो तो नेगेशन आपके पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव आ जाएगी। अब कुछ एग्जांपल क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट 2011 में पूछे गए। Which of the following is example of डी मॉर्गन लॉ? डी मॉर्गन ने क्या कहा था, आपके पास नेगेशन को प्रूव किया था, ये रहा आपके पास डी मॉर्गन लॉ। हाँ, ये रहा आपके पास डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ हमेशा किसके साथ डील करता है, नेगेशन के साथ, तो ये आपके पास डी मॉर्गन लॉ आपके पास आ गया। ये तो एसोसिएटिव हो गया, ये आपके पास एब्जॉर्प्शन हो गया, ये डबल नेगेशन हो गया, तो आपके पास ये आउटपुट आपके पास आ गया। ये आपके पास फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। लॉजिकल एक्सप्रेशन p इंप्लाइज q एंड q इंप्लीकेशन p यूनियन, तो ये आपके पास क्या होगा, ये हमेशा टोटोलॉजी की फॉर्म में होगा। गेट 2014 का जो क्वेश्चन है, द लॉजिक एक्सप्रेशन p इंप्लाइज q डिस्जंक्शन q इंप्लीकेशन p, तो इसका जो हमेशा क्या रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा, क्योंकि एक तरह से टोटोलॉजी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन टू बाय कंडीशनल ऑपरेशन, तो इसमें से जो आपके पास ट्रू होगा स्टेटमेंट 1, ये भी नहीं ट्रू हो सकती, ये भी नहीं ट्रू हो सकती, ये भी नहीं ट्रू हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती, तो ये आपके पास ये आंसर आ गया। p डिस्टिंक्शन नेगेशन ऑफ p, ये हमेशा आपके पास ट्रू ही मिलेगा, तो ये क्या है आपके पास टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी का मतलब होता है जो हमेशा रिजल्ट आपके पास ट्रू होगा, ट्रू ही होगा। मान लीजिए p ट्रू है तो ये फॉल्स है, तो रिजल्ट डिस्जंक्शन है तो आपके पास ट्रू है, अगर ये फॉल्स है ये ट्रू हो जाएगी तो आपके पास ट्रू होगा, तो ये क्या है आपके पास टोटोलॉजी आ जाएगी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्विवेलेंट टू दिस, अगर हम बात करें p इंप्लॉइज इंप्लीकेशन ऑफ q, तो हमने क्या किया था, इंप्लीकेशन को क्या लिखना था हमने, नेगेशन ऑफ p डिस्जंक्शन ऑफ q, तो नेगेशन ऑफ p डिस्जंक्शन ऑफ q, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंट टू दिस, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, p डिस्जंक्शन q कंजक्शन r इक्विवेलेंट टू p डिस्जंक्शन q कंजक्शन p डिस्जंक्शन r, तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद प्रूव दैट दिस इक्विवेलेंट टू दिस, ये कौन सा लॉ है हमारे पास, ये कौन सा है आपके पास, ये आपके पास एब्जॉर्प्शन लॉ है। इसको प्रूव करने के लिए हमारे को ट्रुथ टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, डिस्जंक्शन q और फिर p कंजक्शन p डिस्जंक्शन q, आप इसको लिखेंगे तो आपके पास ट्रू, डिस्जंक्शन q करते हैं तो ट्रू एंड फॉल्स। हम p इंटरसेक्शन p कंजंक्शन p डिस्जंक्शन q को करते हैं तो हमारे पास आउटपुट यहाँ पे ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू, फॉल्स ट्रू ऑलवेज फॉल्स एंड फॉल्स ऑलवेज फॉल्स, तो ये इक्विवेलेंट किसके आ गया हमारे पास, इक्विवेलेंट टू p आ गया। तो विच इज इक्वल टू p इक्वल हो गया, जिसे क्या कहते हैं हम,
एब्जॉर्प्शन लॉ। आइडेंटिफाई द लॉ इज यूज्ड इन द इक्विवेलेंट, तो इसे क्या कहेंगे हम? एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं। यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन हो रही है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं। दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखेंगे एब्जॉर्प्शन के फॉर्म में तो हमारे पास ये आ गया। अगर आप इसको कैसे भी लिखेंगे तो इसको आप पी लिख सकते हैं, हमेशा ये फॉल्स ही आएगा, तो वी गेट ओनली दिस इज द आउटपुट। ये आपके पास हमेशा फॉल्स ही आएगा। ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। जब भी कंजंक्शन लगा होगा तो हमारे पास इसमें फॉल्स मिलेगा, तो जो ये आउटपुट रहेगा उसी पे ये, यहाँ पे डिस्टिंक्शन है तो ये डिस्टिंक्शन इस आउटपुट पे डिपेंड करेगी, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गई। फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये आपके पास क्या आता है? इसका मतलब क्या होता है? पी इंप्लीकेशन क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? पी नेगेशन ऑफ पी डिस्टिंक्शन क्यू लिखते हैं। अगर इसका नेगेशन करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास पी आ जाएगा। डिस्टिंक्शन किस में कन्वर्ट होगा? कंजंक्शन में, और नेगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया। प्रूव दैट पी इंप्लीकेशन equivalent to negation of P implication negation of Q implication negation of P। इसको हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ कहते हैं। ये कौन सा लॉ है आपके पास? कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ। कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ क्या कहता है आपके पास? P implies Q is equal to negation of Q implies implication negation of P। तो आपके पास ये लॉ है बाय डिफाइन, तो आपके इक्विवेलेंट आपके पास ये आंसर। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, ये दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो हमेशा ये जो आपके पास तो ये क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड कर कि हमें क्या करना है। देखिए ये हमारे पास, ये देख सकते हैं, P डिस्जंक्शन Q इंप्लीकेशन R इक्विवेलेंट टू P इंप्लीकेशन R कंजंक्शन Q इंप्लीकेशन R। तो आपने ये लिख दिया। अब इसको हम प्रूफ करें तो पहला हमने लॉ किया था P इंप्लीकेशन Q इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। यूनियन कह लें या डिस्जंक्शन कह लें, बात एक ही है। तो इसमें हम अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? इक्वल टू नेगेशन ऑफ P यूनियन Q यूनियन R बन जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अगर इसको हम सॉल्व करें, नेगेशन ऑफ P डिस्जंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंजंक्शन में, और नेगेशन ऑफ Q, और आपके पास क्या आ गया? डिस्जंक्शन ऑफ R। ये आपके पास आ गया। अगर अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P डिस्टिंक्शन R कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q डिस्टिंक्शन ऑफ R। ये आपके पास आ गया। तो इसका क्या इक्विवेलेंट हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हो आप? P इंप्लीकेशन ऑफ R कंजंक्शन ऑफ Q इंप्लीकेशन ऑफ R लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया, तो ये ट्रू हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंस एक्सप्रेशन ऑफ दिस। ये कौन सा लॉ है आपके पास? डी मॉर्गन्स लॉ। तो जब इसको नेगेशन को आप ओपन करेंगे तो नेगेशन ऑफ P डिस्टिंक्शन कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q। आपके पास ये आउटपुट आपके पास आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज अ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब होता है ऑलवेज रिजल्ट इज ट्रू। तो P डिस्टिंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ P ऑलवेज ट्रू होगा, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। तो आपके पास आउटपुट हमेशा ट्रू की फॉर्म में मिलेगा। प्रूव दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। हम पिछले इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर हमने यहां पे देखा जाए तो इसको हमने प्रूव किया था, दिस इक्विवेलेंट टू दिस। इसको हम दोबारा प्रूव कर देते हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह देते हैं। देखिए इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। P ऑफ कंजंक्शन Q डिस्जंक्शन R इज इक्विवेलेंट टू, अब इसको प्रूव करना है। तो अगर हम इसको नेगेशन को इनसाइड लेकर आए, P नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन डिस्टिंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, Q ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ R। अगर ये आपके पास हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की फॉर्म में हो जाएगा। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन R डिस्टिंक्शन ऑफ R कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ Q डिस्टिंक्शन R। तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको आउटपुट क्या मिलेगा। तो दिस इज द प्रूफ दैट नेगेशन ऑफ P conjunction Q disjunction R equivalent to negation of P disjunction R conjunction negation of Q disjunction R। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। negation of P conjunction Q disjunction of R। यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? negation of P conjunction disjunction में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपके पास आ गया disjunction of R। अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास negation of P disjunction R intersection कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ Q डिस्जंक्शन ऑफ R। ये हमारे पास प्रूफ हो गया बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट की बात करें, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, दिस इज द इम्प्लीकेशन इक्विवेलेंट टू दिस P इम्प्लीकेशन ऑफ Q डिस्जंक्शन ऑफ R। ये हमें प्रूफ करना है इक्विवेलेंट टू दिस। इसकी जो प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हम इस प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके नेगेशन ऑफ P डिस्जंक्शन ऑफ Q डिस्जंक्शन ऑफ R, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएं तो अब हमारे पास क्या आएगा? अब यहां से हम कॉमन ले लें, नेगेशन को कॉमन ले। नेगेशन को अगर हम कॉमन लेते हैं इसमें से तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं ऊपर, देखिए जब यहां से नेगेशन को हम कॉमन लेंगे, P
डिस्टिंक्शन कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू डिस्टिंक्शन ऑफ आर। अब जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास, जो हमने इंप्लीकेशन वाली करी थी, तो नेगेशन ऑफ पी यूनियन आर था, तो अगर इसको इंप्लीकेशन करेंगे पी डिस्टिंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ क्यू एम्प्लॉयज आर, आपके पास प्रूव्ड होगी। तो आपके पास इस तरह आपको प्रूफ कर सकते हो। अगर इसके सिंप्लीमेशन की बात करें तो यहां डबल नेगेशन है, या फिर जिसे हम डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर नेगेशन है तो उसको नेगेशन में डिस्टिंक्शन कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और कंजंक्शन डिस्टिंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेशन ऑफ पी डिस्टिंक्शन ऑफ क्यू, तो इसके इंप्लाइज करते हैं, तो नेगेशन नेगेशन से कैंसिल हो गया, तो पी नेगेशन डिस्टिंक्शन था वो किसमें कंजंक्शन में हो जाएगा, कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर नेगेशन ऑफ क्यू, तो आपके पास ये आउटपुट आ गया जिसे हम डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। अब ये देख सकते हैं इसमें यहां पे डिस्टिंक्शन है और दोनों जगह कंजंक्शन है, तो यहां पे हम कौन सा यूज करेंगे, एब्सॉर्प्शन लॉ। अब इन दोनों में से अगर कॉमन ले तो हमारे पास क्या है, पी कॉमन आ जाएगा, ये हमारे पास पी कॉमन आ गया। अब इस पे चलते हैं अब्जॉर्प्शन में। अगर हम यहां बात करें पी कंजंक्शन ऑफ क्यू डिस्टिंक्शन ऑफ पी कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ क्यू, अगर यहां से हम दोनों कॉमन ले, पी कॉमन ले, पी डिस्टिंक्शन ऑफ क्यू पी कंजंक्शन ऑफ क्यू डिस्टिंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ क्यू, ये हमेशा ट्रू मिलेगा आपको क्योंकि ये टोटोलॉजी है। पी कंजंक्शन ऑफ टी आपको मिल गया, पी कंजंक्शन ऑफ टी ऑलवेज ट्रू होगा, तो ये वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, पी पे डिपेंड कर रही है, तो सारी की सारी वैल्यू आपके पास पी पे ही डिपेंड कर रही है। तो ये इक्विवेलेंट टू किसके हो गया, हमारे पास पी के इक्विवेलेंट हो गया। तो ये आपके पास बाय अप्लाइंग ऑब्जॉर्प्शन लॉ हमारे पास पी आ गया। ये कौन सा, ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ है, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, जहां पे भी हमारा ऑर्डर चेंज होगा वहां पे हमारा कम्यूटेटिव लॉ आएगा। ऑर्डर चेंज करने से आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लॉजिकल इक्विवेलेंस, इनमें से कौन सा इस पे दिए थे, तो नॉट इक्विवेलेंस यही होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये आउटपुट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कौन सा लॉ डिफाइन कर रहा है, अगर हम इस लॉ की बात करें तो ये हमें कौन सा लॉ कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें, पी डिस्टिंक्शन ऑफ क्यू कंजंक्शन ऑफ आर, तो हम बात करें तो इसको करें पी डिस्टिंक्शन ऑफ क्यू कंजंक्शन ऑफ पी डिस्टिंक्शन ऑफ आर, तो ये हमारे पास कौन सा लॉ हो गया, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू आपके पास ये क्वेश्चन कर दिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर हम नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में करेंगे और अदर टॉपिक्स के बारे में करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।